आज आपके सामने 64वीं बीपीएससी की सफल छात्रा हैं ज्योति कुमारी। आज आपके सामने अपने अनुभव को रखेंगी, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी किया है और जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में उन्हीं से आप जानिए। एक तो वो अभी वर्किंग वुमेन हैं, काफ़ी मेहनत करती हैं और अपने काम के साथ साथ तैयारी करना, घर को भी देखना, काफ़ी बड़ी चुनौती को उन्होंने सामना करते हुए सफलता प्राप्त किया है। तो आइए आज हम लोग मिलते हैं ज्योति कुमारी से। ज्योति, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैंने अभी 64 बीपीएससी क्लियर किया है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे बीपीएससी के थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है। मैम, आपकी जो तैयारी की पेड 3 की तैयारी और अभी इस बार कटअप काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तौर पर चला गया है, तो पेटी की तैयारी के संदर्भ में किस तरीके से आपने तैयारी की थी ताकि स्कोर को जो है कि कम से कम किया जा सके जिससे सेफ स्थिति में रहे? देखिए, जिन लोगों का बेस नहीं है मैं पहले वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जिनका बेस नहीं है उनको सीधे बिल्कुल पॉलिटी के लक्ष्मीकांत या जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले आप अपना बेस क्रिएट कीजिए। उसके लिए आपको जो भी एनसीईआरटी का बुक्स है उसको फॉलो अप करना पड़े तो वो कीजिए। लूसेंट की एक बुक आती है जो जनरल नॉलेज की होती है, वो भी आप एक बार कवर अप कर ले। उसके बाद जो आपका बेस जब क्रिएट हो जाए तो स्टैंडर्ड बुक्स को आप फॉलो अप कीजिए और एक बार कभी भी किसी बुक को नहीं पढ़िए। कम से कम उसको तब तक पढ़िए जब तक कि आपको हर चीज़ बिना उस बुक के खुद से बोलने की स्थिति ना आ जाए। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र की बुक आती है, वो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। उसको थॉरोली बनाइए, कम से कम 3 से 4 बार बनाइए, क्योंकि मेरा इस बार भी 66 का प्री क्लियर हुआ है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये सारी स्ट्रैटेजी आपको प्री क्लियर करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी मैम, जैसे सेगमेंट वाइज क्वेश्चन करें या फिर किसी सब्जेक्ट को पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करें, ये सारे सेगमेंट को एक बैलेंस अप्रोच के साथ कंप्लीट कर पाना उनको पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो सेक्शन वाइज जो सब्जेक्ट होते हैं फिर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो जाते हैं, करेंट के हो जाते हैं, इस तरीके से कैसे अप्रोच को डेवलप करें जैसे वो अप्रोच बनता है? यस, जैसे कि मैं ये ना बाइफर्केट करके बता देती हूँ। बेसिकली जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब फैमिलियर सब्जेक्ट्स हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए साइंस फैमिलियर है। तो जो ह्यूमैनिटी के हैं उनको साइंस का जो सब्जेक्ट्स है उन पे अच्छा कमांड कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है उसमें साइंस का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, तो हिस्ट्री को वो अच्छे से कवरअप कर ले। उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री वो बहुत अच्छे से कवरअप होना चाहिए, क्योंकि एनेसेंट और मिडाइवल का क्वेश्चन फिर भी लिमिटेड होता है, बट मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहता है। और पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी इसका तो वेरिएशन रहता है, बट हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। हालांकि आप लोगों को अपने एंड से ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि जो भी सिलेबस है उसको कवर अप करके जाएं, क्योंकि ट्रेंड तो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो क्वेश्चंस आपसे छूटेगा नहीं। और करेंट अफेयर्स के बारे में बता दूं, करेंट अफेयर्स सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप या तो उसको डेली बेसिस पे कवर अप कीजिए या फिर मंथली मैगजीन से कवर कीजिए। और ये भी होता है कि आखिरी दिन में जब एग्ज़ाम आ जाता है तो बहुत सारे बुक स्टोर्स हैं, उस टाइम पे कोचिंग्स के मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसको कवर अप कीजिए। और बिहार का करंट अफेयर्स भी बहुत मैटर कर जाता है बीपीएससी के लिए खास करके, तो उस टाइम पे जो रिसेंट में अवेलेबल्स बिहार का करंट अफेयर्स होता है वो आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी लगभग 30 क्वेश्चन तो रहता है और वो बहुत मायने रखता है 150 मार्क्स के पूरे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन। मैम, सभी लोग अपने तैयारी के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं, जाहिर सी बात है कि आपने भी कुछ स्ट्रेटजी बनाई होगी, क्या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैं जो भी टॉपिक कवर अप करती थी उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ घटना चक्र वो ज़रूर कवर अप कर लेती थी, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम तक वो याद रह जाता है टॉपिक, अदरवाइज़ फिर आपको रिकॉल करने में और रिमाइंड करने में बहुत मुश्किल आता है एग्ज़ाम टाइम। सेट प्रैक्टिस के लिए आप कितना समय प्रतिदिन देती थी? मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन हाफ़ एन आवर मैं डेली देती थी। और मैं ये प्रीफ़र करती थी कि मैं जब सेट प्रैक्टिस करूं तो अपने किसी फ्रेंड के साथ करूं
या फिर 2-3 लोग का एक ग्रुप टाइप का बन जाए, उसमें करो, क्योंकि उसमें जब आपकी गलती होती है ना तो वो आपको याद रह जाता है कि आपने ये गलती किया था। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि ग्रुप में अगर हो सके तो डिस्कस कीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए आपकी क्या रणनीति थी? सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस देखना चाहिए, और आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप मेंस में यहाँ के भी मटेरियल्स को प्रीफर करते हैं ना, तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली में मेंस का सिलेबस क्या है और क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि अपना आंसर डेवलप करेंगे। क्वेश्चन का मटेरियल आपको मिल गया और अब आप उसमें भी अपना कुछ ऐड कर लीजिए कि हाँ मैं ये भी जानता हूँ तो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, मुझे उस टाइम पे याद रहेगा। ठीक है, तो वो ऐसे करके आप अपना नोट्स एक प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि वो लास्ट में बहुत हेल्पिंग रहता है। खुद का नोट्स जो आप मटेरियल और अपना जो कंटेंट है वो मिला के प्रिपेयर करते हैं। और ऑप्शनल के लिए एलिजिबल के लिए क्या किस टाइप से मेंस की प्रिपरेशन होती है? मैंने जब LSW का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो सच बताऊँ तो मुझे इस सब्जेक्ट का कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक चीज़ जाना कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट नया लेते हैं, उसका आपको पहले से आइडिया नहीं है, तो पहले आप उसका ना समझिए कि वो सब्जेक्ट क्यों आया है, उसका क्या मीनिंग है और उसका क्या यूज होगा। जब आप ये जान लेंगे ना तो जब भी आप टॉपिक्स को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप पढ़ क्या रहे हैं और उसका क्या इम्प्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस क्या है। हाँ, LSW में जो एक्ट्स होता है ना, वो आप सारा एक्ट्स कवर अप करके ज़रूर एग्ज़ाम में जाइए। हम लोगों के टाइम पे क्या हुआ था कि हम लोग जो फॉलो अप करते थे तो कुछ लोग कहते थे कि अच्छा ये आ गया है तो अगली बार ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं करना है, ये हम लोगों ने गलती कर दी थी, तो अपनी गलती में सुधारूंगी कि आगे से कभी भी सिलेबस छोड़ के मत जाइए, पूरा सिलेबस कवर कीजिए। और साथ ही साथ जब भी जो चैप्टर्स आप पढ़ रही हैं ना, वो उसमें क्या है कि सेक्शंस होते हैं और एक्ट जो होता है वो एक लॉ है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप जब उसको पढ़ें तो उसको एक बार लिख लें कि मैंने क्या पढ़ा है और मेरी कहाँ मतलब गलती हो रही है, मैं क्या भूल पा रही हूँ। तो उसमें आपको बहुत अच्छे से एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है अगर आप ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। मैम, जो मेंस का जो पेपर है, GS है और ऑप्शनल है, जो भी पेपर है उसमें समय जैसे 3 घंटे में हमको पेपर को सॉल्व करना है, उसमें हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्वेश्चन के हिसाब से किस तरीके से होनी चाहिए जिससे हम बहुत सेफ तरीके से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें? देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चंस में ना एलिमिनेशन आपको आना चाहिए कि आप किस क्वेश्चन में कंफर्टेबल हैं। कभी ये नहीं सोचिए कि यही क्वेश्चन सभी लोग लिखेंगे तो मैं नहीं लिखूँगा। अगर आप उस क्वेश्चन में ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आपको उसी क्वेश्चन के साथ जाना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठा लेना है जो आपको आता नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि दूसरा लोग नहीं लिखेगा तो मैं यही लिख दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहले आपको बांटना है कि मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मुझे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, उससे ज़्यादा टाइम देने की कोशिश नहीं कीजिए। और ये राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा, ये आपका एग्ज़ाम में नहीं हो सकता है। ये मुझसे गलती हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, तो मेरा थोड़ा टाइम जो है वहाँ मैनेज होने में मुश्किल हुआ, जिसकी वजह से मेरे मेंस का जो मार्क्स है वो थोड़ा अफेक्टेड हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि पहले से आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। और BPSC का मेंस का क्या है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, जो है वो पहले का जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और वेरी भी होगा तो आप इस जोन में ज़रूर रहिएगा कि आप आंसर करके आ जाएंगे, वो भी अच्छा। तो बेटर है कि आप अपना नोट्स प्रिपेयर करें मटेरियल के साथ, प्रीवियस ईयर को देखते हुए और राइटिंग प्रैक्टिस करके बिल्कुल तैयार कर लीजिए। अभी तो है लगभग 20 डेज़ है, तो 10 दिन में आप तैयार कर लीजिए और लास्ट के 10 डेज़ में रिवीजन रखिए तो बेटर रहेगा। इंटरव्यू के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? हाँ, इंटरव्यू एक्चुअली ये तो फर्स्ट टाइम था, तो इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अजय सर से एक्चुअली इसमें गाइडेंस लिया है और एज ए मेंटर उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है कि इंटरव्यू में इंसान को क्या गलती करनी नहीं चाहिए और क्या करनी चाहिए। उनका जो 3 कीवर्ड था वो मैं बताती हूँ। पहला तो इंसान को जो अपना कॉन्फिडेंस है वो कभी भी किसी भी स्थिति में कम नहीं करना चाहिए। वहाँ कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू में कि फैक्चुअल हो जाता है, लाइक आपसे 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटरव्यूअर और आपको 10 के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट उस टाइम पे आपको नर्वस नहीं होना है। नहीं आता है, नो सर मुझे रिमाइंड नहीं है, याद नहीं है, मैं कोशिश करूँगा पढ़ने का, बिल्कुल पोलाइट वे में आप आंसर करके फिर आप आगे बढ़िए। मैं मतलब ये कीवर्ड्स है, ये मैंने अजय सर से ही सीखा कि ये चीज़ करना है आपको। अगर नहीं आता है तो ऑनेस्टली आप रिप्लाई कीजिए कि मुझे नहीं आता है, वेग आंसर मत कीजिए, जो आपको पता है वही बताइए। और ईमानदारी बहुत मायने रखती है इंटरव्यू में। आपको वहाँ गलत बिल्कुल भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना है। वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिखते समय कैसा महसूस हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इसी टाइप के पूछे जाते हैं जो लगभग सभी को पता होता है, बट आप अपने आंसर में क्या डिफरेंट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, वो आपको ध्यान रखना है। और मैंने जब मैं आंसर्स लिख रही थी तो मैंने इस बात का ध्यान रखा था कि मेरा आंसर एज़ कम्पेयर टू अदर्स कैसे डिफरेंट हो। तो यही मेरे को लग रहा था उस टाइम पर, और मुझे ये भी लग रहा था कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आता है सारा और लिख सकते हैं, ये लग रहा था मुझे। सिविल सर्विस की तैयारी में मैम, आपकी तैयारी में कोचिंग का क्या रोल आप मानते हैं इसको, या अन्य स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं उसमें कोचिंग का क्या रोल हो सकता है इसमें, और सेल्फ स्टडी का क्या रोल है? देखिए, मैं 2 एस्पेक्ट से बताऊंगी। एक होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो कोचिंग करते हैं। तो मुझे लगता है जिनके पास टाइम कम है उनको कोचिंग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ टीचर्स हैं जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे। अगर आप जो है आपके पास टाइम सफिशिएंट है, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से इस पर रिसर्च करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और ख़ुद से हर चीज़ को करने में सक्षम है, टाइम भी बहुत है, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप कोचिंग को ले सके तो बिल्कुल गाइडेंस तो बहुत मायने रखता है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में रहें। तो मेरे ख्याल से अगर कर सकते हैं कोचिंग तो ज़रूर लीजिए आप, किसी भी स्टेज पे, इधर प्री, इधर मेंस, इधर इंटरव्यू, किसी भी स्टेज पे आप गाइडेंस ज़रूर ले लीजिए। मैम, आप अपने जीवन की इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपने इस सफलता के लिए श्रेय अपने माता पिता को और अपने गुरुजन्स को, फ्रेंड्स को, सारे लोगों को देना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैम, जो ये आपकी पूरी जर्नी रही है प्री से लेकर के और इंटरव्यू तक की, इसमें बहुत हर स्टेज पे पीटी और मेंस और इंटरव्यू के लेवल पे अप्स एंड डाउन्स आते रहे होंगे, कभी डिमोटिवेशन, कभी एंजाइटी, कभी इस तरीके से चीज़ों को आपने कैसे टेकल किया? उसमें क्या स्टूडेंट को एक ऑन द स्पॉट क्या ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे वो अपने आप को मोटिवेट और कंटिन्यू बनाए रख सकें? सिविल्स की जो प्रिपरेशन है इसमें ये फेज आना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक एग्ज़ाम दिया और काम ख़त्म, ये इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है और ये आएगा ही आएगा। ये सबके साथ होता है कि एक टाइम पे आपको लगेगा कि मैं इतना प्रिपरेशन क्यों करूँ, काफ़ी टाइम लग रहा है, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लूँ। लेकिन ये है कि अगर किसी के अंदर मोटिवेशन है कि मुझे सिविल्स में ही जाना है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जाना है, तो आपको अंदर से हमेशा मोटिवेशन आते रहेगा और आपका जो इफ़र्ट है वो कंटिन्यूअस बना रहेगा पर डे बेसिस पे, ऐसा मुझे लगता है। मैम, आपकी इस क्षेत्र में आने का कोई खास वजह, आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना? मेरा तो एक्चुअली पर्सनल रीजंस रहा है। एक्चुअली मेरे फादर जो है वो बीपीएससी में वर्किंग थे, तो मैंने बचपन से ही मैं सुनती थी कि बिहार पर पब्लिक सर्विस कमीशंस है, और बाद में फिर मुझे आइडिया था कि मुझे जब मैं स्टेबल हो जाऊंगी, फिनेंशियली स्टेबल, तो मैं सिविल्स की प्रिपरेशन करूंगी, और इसी वजह से मैंने इधर आकर तैयारी की और आज एग्ज़ाम क्लियर किया। आप अपनी तरफ से छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता है और कोई एग्ज़ाम बहुत इजी नहीं होता है। इट्स अ जर्नी, उसको आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन होता है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। क्यों मतलब इतना एग्ज़ाम का तरीका को टफ़ किया जाता है? इसलिए क्योंकि आप उस सिचुएशन में ढल जाए, आपको आदत हो जाए कि हम जैसा भी परिस्थिति मिलेगा उसमें काम कर सकेंगे। तो मुझे लगता है इंजॉय करना चाहिए कोई भी प्रिपरेशन को, बिल्कुल हताश तो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी जो भी सिचुएशन हो, इंसान का जो लाइफ है वो हर वक्त सीखने के लिए है। तो किसी भी चीज़ को आखिरी में नहीं मानना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। मैम, आप अपने जीवन में आदर्श किसे मानती हैं और क्यों मानती हैं? उनसे आपने क्या सीखा? मेरी आदर्श मेरी मम्मी हैं और मेरी दीदी हैं, और मैं उन्हें अपना आदर्श इसलिए मानती हूँ क्योंकि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है और साथ ही साथ उनके अंदर जो है ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी के लिए भी वो कुछ भी करने से पहले अगर वो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे सही है तो वो लोग पीछे नहीं हटते। तो मेरे लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा, इसलिए वो मेरे आदर्श हैं और मैं उनको फॉलोअप करती हूँ। आपने कुल कितने घंटे तक पढ़ाई की
क्या घंटे मायने रखते हैं या रणनीति मायने रखती है? इन सिविल्स घंटे मायने नहीं रखते हैं, स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करता है। आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आउटपुट अगर आपका 0 है तो इट डजेंट मैटर। बेटर कि आप अपना स्ट्रैटेजी बनाएं। आप 1 घंटे में भी पढ़ रहे हैं तो एकदम टारगेटेड स्टडी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी स्कार्सिटी था टाइम का। मैं ऑलरेडी ऑफिस में थी, काम था, काम के बाद का जो टाइम है उसी में पढ़ना था, तो मैं कभी भी घंटा फिक्स करके नहीं पढ़ाई करती थी, टारगेट फिक्स करके पढ़ती थी कि मुझे आज ये कवर अप करना है। तो इसके बाद थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।